जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इधर बिहार चुनाव चल रहे हैं और उधर बीजेपी ने बंगाल जीतने की तैयारी शुरू कर दी है। बिहार के बाद सीधे पश्चिम बंगाल के चुनाव हैं और ममता बनर्जी को कैसे मात दी जाए इसकी प्लानिंग बीजेपी ने लगभग तैयार कर ली है। अमित शाह के पास यहाँ की कमान है और पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेताओं के साथ कुछ बैठकें भी हुई हैं, जिन बैठकों में इस बार की रणनीति तैयार की है कि पिछली बार से अलग कैसे ममता बनर्जी को घेरा जाए, कैसे जो पिछली बार कमियां रह गई उसे दूर किया जाए, 77 सीटों को 155 प्लस सीटों में बदला जाए। 155 प्लस का टारगेट प्लानिंग है, अभी की प्लानिंग है शाह की कि 155 प्लस तो इस रणनीति के जरिए हासिल किए जाए। 4 दाव तैयार किए गए हैं। इसको जो भी जानकारी सामने आई है उसके जरिए इनको 4 दाव में हम बांट सकते हैं, जिसके जरिए बीजेपी ममता बनर्जी को घेरने वाली है। इस पूरी प्लानिंग में पश्चिम बंगाल को एक इकाई की जगह 3 हिस्सों में देखा जा रहा है। उत्तरी बंगाल, दक्षिणी बंगाल और राड़ा बांग्ला क्षेत्र। इसमें बीजेपी की क्या परफॉर्मेंस रही और उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसका पिछला आंकड़ा देखिए। उत्तरी बंगाल में 54 सीटें हैं, जिसमें टीएमसी को 23 सीटें, बीजेपी को 30 सीटें मिली थी। बीजेपी ने बढ़त हासिल की थी। दक्षिणी बंगाल में 184 सीटें हैं, टीएमसी को 159, बीजेपी को 24 सीटें मिली थी। राड़ा बांग्ला क्षेत्र है जो कि पर्वतीय इलाका है, लाल मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, इसके कारण नाम पड़ा है। यहाँ पर 56 सीटें हैं और टीएमसी को 33, बीजेपी को 22 सीटें मिली थी। वहीं लोकसभा चुनाव की बात करें तो टीएमसी को 29 सीटें मिली थी, 7 का फायदा हुआ था और बीजेपी को 12 सीटें मिली थी, 6 का नुकसान हुआ था, जो बीजेपी के लिए उस वक्त बड़ा झटका भी था। ये आंकड़े आपने देखे, इन आंकड़ों के आधार पर ही एक प्लानिंग तैयार की गई है। जैसे कि उत्तरी बंगाल की ही बात करें तो 54 सीटें हैं, बीजेपी 30 तक पहुंची थी। अब थोड़ा ही आंकड़ा है जिसको अगर बढ़ाया जा सके तो आप 150 का टारगेट पार कर सकते हैं दूसरी जगह से और कुछ यहां से मिलाकर। इसके लिए थोड़ी थोड़ी सब जगहों से पाने के लिए सबसे पहले बीजेपी उस वोटर को टारगेट करना चाहती है जो ममता बनर्जी को अभी तक मुस्लिम वोटर के अलावा जो दूसरा वोटर है वो ममता बनर्जी के साथ बना हुआ है। अब इस वोटर को टारगेट करने के लिए खास तौर से हिंदुओं को ममता बनर्जी के शासन की कमियां बताई जाएंगी। बीजेपी ने तय किया है कि इस बार ममता बनर्जी को टारगेट नहीं किया जाएगा, इस बार दिल्ली नीति अपनाई जाएगी। दिल्ली नीति में क्या हुआ था, अरविंद केजरीवाल को टारगेट करने की बजाय लोगों को ये बताना कि दिल्ली के कामों का क्या हुआ, दिल्ली में यमुना सफाई का क्या हुआ, प्रदूषण का क्या हुआ, जाम का क्या हुआ, आखिर विकास के कामों का क्या हाल है, कानून व्यवस्था का क्या हाल है। अब इसी रणनीति के साथ बीजेपी उतरने वाली है। पिछली बार ममता बनर्जी को डायरेक्ट टारगेट किया गया, जिसका खास फायदा नहीं हुआ, फायदा मिला लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह गई। इस बार पार्टी को टारगेट किया जाएगा, सरकार को टारगेट किया जाएगा, जिसमें कानून व्यवस्था बड़ा मसला होगा। और इसके जरिए जो पश्चिम बंगाल का एक बुद्धिजीवी वर्ग है, भद्र मानुष जिसे कहा जाता है, जो अब भी कुछ हद तक ममता बनर्जी के साथ है या कहें जिसका बड़ा हिस्सा ममता बनर्जी के साथ रहता है, उसमें से कुछ सेक्युलरिज्म भी सवार रहता है, तो उनको इस शासन व्यवस्था की कमियां दिखाई जाएंगी। भ्रष्टाचार के मामले ममता बनर्जी के कई मंत्री और इनके भांजे अभिषेक बनर्जी खुद फंसे हुए हैं। अब मंत्रियों के घर में कैश तक मिल चुका है। भ्रष्टाचार के मामले सामने रखे जाएंगे। रेप के मामले किस तरह से आ रहे हैं, आरजी कर केस का मामला, कोलकाता लॉ कॉलेज का मामला, भी दुर्गापुर का मामला, जिसमें ममता बनर्जी खुद लड़की को जिम्मेदार ठहरा रही है, इस मानसिकता को भी दिखाया जाएगा। साथ ही हर इस तरह के मामले में आरजी कार केस हो या फिर कोलकाता लॉ कॉलेज का मामला हो, टीएमसी के नेता पाए जाते हैं। यानी कि कैसे पार्टी की मनमानियां चल रही हैं, पार्टी के नेताओं की मनमानियां चल रही है और वो इतने बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं। इसको लेकर भी जनता के बीच में जाया जाएगा और वहां की पश्चिम बंगाल की स्थिति लोगों को दिखाई जाएगी कि आखिर ममता सरकार में क्या हाल है, चाहे उसे महंगाई का मुद्दा हो, सड़कों का मुद्दा हो, विकास कार्य हो, गांव की स्थिति हो, ये सारी चीजों को तैयार करके लोगों के सामने रखा जाएगा। अब बात सिर्फ ममता बनर्जी की नहीं होने वाली है। दूसरी जो रणनीति इन्होंने तैयार की है उसमें घुसपैठ और डेमोग्राफी बदलाव के मुद्दे को आगे बढ़ाना है। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में, खासतौर से 15 अगस्त के समय से पीएम मोदी जो है उन्होंने घोषणा की थी कि एक उच्च स्तरीय
डेमोग्राफी मिशन बनेगा जो कि इस बात को बताएगा, एक रिपोर्ट तैयार करके, कि घुसपैठ कितनी हुई है, घुसपैठ का असर क्या है, और कुछ सिफारिशें भी करेगा कैसे कम किया जा सकता है। अब ये घुसपैठ का मुद्दा सबसे ज्यादा उठता है असम में और पश्चिम बंगाल में। असम में तो भाजपा की सरकार है और बड़े स्तर पर घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन ममता बनर्जी इसमें बड़ा ढीला ढाला रवैया अपनाती है और इसी बात को अब जनता के सामने एक सही तरीके से पेश किया जाएगा। अभी एसआईआर भी होने वाली है और ममता बनर्जी साफ तौर पर इसका विरोध कर रही है और अभी से ही विरोध कर रही है कि इससे तो लोगों के जो वोटिंग राइट्स है वो छिन जाएंगे। लेकिन यहाँ बात मतदान के अधिकार की नहीं है, यहाँ बात तो घुसपैठियों को बसाने की है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि मालदा और दक्षिणी परगना इलाके में वोटर आईडी बनाने के लिए कई गुना बढ़ोतरी हो गई है। पहले जहां एक दिन में 100 आवेदन आते थे, वहां अब 900 आवेदन आ रहे हैं। यानी कि वोटर आईडी में नाम दर्ज करवाने के लिए होड़ लग गई है, क्योंकि अभी चुनाव भी आ रहे हैं, अभी एसआईआर भी होने वाली है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के 3 अधिकारियों और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर को अभी उनके खिलाफ कार्रवाई की है, क्योंकि वो गलत तरीके से लोगों के नाम चढ़वा रहे थे। और वही था मालदा और दक्षिण 24 परगना का इलाका, जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं। तो ममता बनर्जी बांग्लादेश के लोगों को भारत में वोट डलवाने के लिए बड़ा ही अनुकूल माहौल तैयार करके देती हैं। वहां पर अधिकारी उनकी मदद के लिए इनडायरेक्टली लगाए जाते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी के लोग मदद करते हैं और वो कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। इस तरह के आरोप भी लगते हैं और यहाँ तक कि गृह मंत्री कह चुके हैं ये बात। अब गृह मंत्री कोई ऐसे ही तो कह नहीं रहे होंगे। तो ममता बनर्जी की इसी बात को लोगों तक पहुंचाया जाएगा मुस्लिम बहुल इलाकों में। वैसे तो 120 बहुल इलाके हैं जिसमें इनके वोट निर्णायक भी होते हैं मुसलमानों के, और मुसलमानों के क्या कहें, अब तो वहां पर घुसपैठी ज्यादा हो गए हैं। भारत के मुसलमान वहां पर कम मिलेंगे, बांग्लादेशी मुसलमान ज्यादा निकलेंगे, जो कि भारत के जो यहाँ के मुसलमान हैं उनकी नौकरियां भी खा रहे हैं, उनके संसाधन भी खा रहे हैं, क्योंकि संख्या तो बढ़ जाती है, आपके इलाके में बस जाते हैं तो आपके लिए भी मौके कम कर देते हैं। लेकिन वहां राजनीति ऐसी है कि उस चीज को रोकने की कोशिश नहीं होती। लेकिन जहां पर निर्णायक वोट नहीं है, जहां पर ऐसा है कि संख्या है लेकिन हिंदुओं की संख्या भी ज्यादा है, अगर हिंदुओं का वोट एकजुट होता है तो वो निर्णायक स्थिति में आ सकता है। तो ऐसे में लोगों तक ये पहुंचाया जाएगा कि डेमोग्राफी आपके इलाके में कर क्या रही है, यहाँ पर बदलाव किस तरह का हो रहा है, और अगर आज आप एकजुट नहीं होते हैं तो कल को आप वहां पर अल्पसंख्यक बनकर रह जाएंगे और अल्पसंख्यक कहलाएंगे भी नहीं, तो भी आप बहुसंख्यक ही कहलाएंगे, क्योंकि आप हैं हिंदू। और जो मुर्शिदाबाद में हुआ वो स्थिति कहीं भी हो सकती है। और मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी का क्या रवैया था, अगर केंद्र सरकार वहां पर अर्धसैनिक बलों को नहीं भेजती तो वहां पर हिंदू इलाके खाली हो चुके होते। तो ये स्थितियां लोगों के सामने रखी जाएंगी। तीसरा जो तरीका बीजेपी अपनाने वाली है वो पिछली बार से ये अलग है कि इस बार भारियों को भरा नहीं जाएगा। पिछली बार आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले कई टीएमसी के नेता बीजेपी में शामिल हुए, जिससे ये भी कहा गया कि टीएमसी के लिए बड़ा सेटबैक है, लेकिन उसका खास फायदा बीजेपी को मिला नहीं था। बाद में जो हार के कारणों की पड़ताल हुई उसमें सामने आया। इसकी बजाय जो पार्टी के पुराने नेता हैं, जो उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, निष्ठावान नेता हैं, वो अलग नाराज हो गए थे। अब ऐसे ही नेताओं को आगे बढ़ाया जाएगा जो पार्टी के लिए इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, संगठन तैयार कर रहे हैं, वफादारी रखते हैं। अब उन पर भरोसा जताया जाएगा और बीजेपी उन पर दाव लगाएगी, ना कि बाहर से आने वाले नेताओं को पैराशूट की तरह उतारा जाएगा। अभी लोकसभा के चुनाव में जो बीजेपी को नुकसान हुआ है उसमें भी संगठन की कमी पाई गई है कि संगठन उस तरह से मजबूत नहीं है और सक्रिय नहीं था। मजबूत तो से ज्यादा सक्रियता की कमी थी। ऐसा नहीं है कि लोकल लेवल पर संगठन नहीं है, लेकिन एक निष्क्रियता आ गई, क्योंकि शायद कहीं ये भी लगा हो कि मौका नहीं मिलता है पुराने नेताओं को। और जो देखिए दूसरी पार्टी से आता है वो तो आता है त्वरित फायदे के लिए। अब अगर उसको त्वरित फायदा नहीं मिलता, सत्ता में नहीं आते, जीतते नहीं है, तो वो तुरंत वापस चले जाते हैं उसी पार्टी में जो सत्ता में बैठी है। लेकिन जो बरसों बरसों से काम कर रहा है वो बीजेपी को छोड़कर नहीं जाएगा। तो ये भी एक कमी देखी गई और अब इसमें सुधार करने की कोशिश की जा रही है कि इस बार अपने नेताओं के बूते ही बीजेपी उतरेगी, या फिर वो भी नेताओं को ध्यान दिया जाएगा जो आए थे दूसरी पार्टी से लेकिन अभी तक बने हुए हैं और उन्होंने अपनी निष्ठा दिखाई है, काम किया है। चौथा, बीजेपी ने एक 1-to-1 मार्किंग की रणनीति तैयार की है कि टीएमसी के गढ़ों को चिन्हित करके उनको टारगेट किया जाए, जैसे कि कोलकाता है, दक्षिणी 24 परगना है, जहां पर बीते 3 सालों से लगातार टीएमसी जीत रही है।
एंटी इनकम्बेंसी घोर है और वहां पर चांस है दूसरी पार्टी के लिए। कुछ जगह ऐसी भी हैं जो मुस्लिम बहुल भी हैं, लेकिन वहां पर आप क्या कर सकते हैं? अल्पसंख्यकों के लिए आप उन तक कैसे पहुंच सकते हैं? अगर ध्रुवीकरण जरा भी कमजोर होता है तो आपके लिए क्या मौके बन सकते हैं? तो इस 1-to-1 मार्किंग में देखा जाएगा कि आप उम्मीदवार कौन सा उतारे जो एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ सही साबित हो सके, लोग उस पर भरोसा कर सके। दूसरा, जो वहां पर इतने लंबे समय से नेता है और अगर वो नहीं बदला जा रहा है उम्मीदवार, तो आप उसकी कमियों को कैसे उजागर कर सकते हैं? तो उनके लिए एक अलग रणनीति तैयार हो रही है इस 1-to-1 मार्किंग के तहत। तो बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल के मैदान में पिछली बार से ज्यादा ताकत से उतरने वाली है। पिछली बार बहुत ज्यादा बढ़त हासिल हुई थी, 4 से सीधे 77 सीटों पर बीजेपी आ गई थी। जीतने की बात तो की गई थी और हर बार हर पार्टी जीतने की बात करती है, लेकिन ये बहुत बड़ी सफलता थी। ममता बनर्जी जैसी नेता है जिनकी पार्टी यहाँ पर एक तरफा राज कर रही है। कांग्रेस गायब है, कम्युनिस्ट पार्टी गायब है, पूरा मुस्लिम इलाकों में ध्रुवीकरण होता है, ममता बनर्जी को एक तरफा वोट पड़ते हैं, कुछ एक मुस्लिम पार्टियां हैं, फुरफुरा शरीफ वाले, उनसे गठबंधन कर लेती है। ऐसे में 77 सीटों तक पहुंचना छोटी मोटी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ कमियां जरूर रह गई होंगी कि 77 तक बीजेपी सिमटी, तो उन कमियों को भी दूर करने की कोशिश है। सबसे पहले घुसपैठियों पर तो नकेल कसी ही जा रही है और जो आपसे छूट गए थे, जिन तक आप नहीं पहुंच पाए, उन तक भी पहुंचने की कोशिश है। और इससे ममता बनर्जी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका भी पूरा फायदा उठाने की तैयारी है कि इतने साल हो गए, अब आप कैंडिडेट भी बदलते हैं, 15 साल हो गए, तो कितने कैंडिडेट आप कहां बदलेंगे और कैसे एंटी इनकम्बेंसी से ममता बनर्जी जूझेंगी? तो बिहार के बाद पश्चिम बंगाल के मैदान में पूरे दमखम के साथ उतरने के लिए बीजेपी तैयार है। इन 4 दांव के जरिए कैसे ममता बनर्जी के हाथ से पश्चिम बंगाल फिसल जाए, कैसे निकल जाए, इसके लिए राज्य स्तर की इकाई, केंद्र स्तर के नेता कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।